खाद्य जाल में बाज किस जीव को खा सकता है? खाद्य जाल में बाज किस जीव को खा सकता है? ऑप्शन को जल्दी से देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरगोश और सर्प दोनों को। एक खाद्य जाल में बाज जो है खरगोश और सर्प दोनों को खा सकता है। चलिए, इसका व्याख्या। बाज खरगोश और सर्प दोनों को खा सकते हैं। बाज जो है खरगोश और सर्प दोनों को खा सकते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य जाल में घास और जंगली घास को क्या कहा जाता है? एक खाद्य जाल में घास और जंगली घास को क्या कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो इसका ऑप्शन देखिए जल्दी से और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। खाद्य जाल में घास और जंगली घास को क्या कहा जाता है? उत्पादक। इसका व्याख्या, घास और जंगली घास दोनों ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वे उत्पादक होते हैं। क्या बताया है कि घास और जंगली घास दोनों ही अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, है ना? इसलिए वे क्या होते हैं? उत्पादक हैं। अगला प्रश्न, 10% नियम किसने दिया था? क्या पूछा है प्रश्न? 10% नियम किसने दिया था? चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को जल्दी से पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंडमैन, है ना? 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। इसका व्याख्या, 10% नियम जो ऊर्जा की प्रवाह से संबंधित है। क्या बताया यहाँ कि 10% नियम जो है ऊर्जा की प्रवाह से संबंधित है। ये जो नियम है किसके द्वारा दिया गया है? लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा पहुंचती है। इसका व्याख्या, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का 90% क्षय हो जाता है और केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। अगला प्रश्न, 10% नियम के अनुसार ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है? है ना? क्या पूछा है प्रश्न? 10% नियम के अनुसार ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है? चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर अलग स्तर पर। 10% नियम के अनुसार ऊर्जा का क्षय कहाँ होता है? हर अलग स्तर पर। इसका व्याख्या, ऊर्जा का क्षय प्रत्येक पोषण स्तर पर होता है क्योंकि जीव इसका उपयोग अपनी दैनिक गतिविधियों में करते हैं। क्या बताया यहाँ कि ऊर्जा का क्षय प्रत्येक पोषण स्तर पर होता है क्योंकि जीव इसका उपयोग अपनी दैनिक गतिविधियों में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 10% नियम के कारण शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन से खाली स्थान ऊर्जा मिलती है। क्या पूछा है प्रश्न कि 10% नियम के कारण शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन से खाली स्थान ऊर्जा मिलती है, बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को देखिए आप और इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम। 10% नियम के अनुसार या 10% नियम के कारण शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन से कम ऊर्जा मिलती है ना? क्या बताया यहाँ पर कि शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। शाकाहारी भोजन से क्या होता है? ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है और जबकि मांसाहारी भोजन से कम ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए, इसका व्याख्या, मांसाहारी भोजन में ऊर्जा कई पोषण स्तरों से होकर आती है। क्या बताया है कि मांसाहारी भोजन में ऊर्जा कई पोषण स्तरों से होकर आती है जिससे ऊर्जा का अधिक क्षय हो जाता है। जिससे क्या होता है? ऊर्जा का क्षय जो है अधिक हो जाता है। इसलिए शाकाहारी भोजन की तुलना में मांसाहारी भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न, 10% नियम किस अवधारणा से संबंधित है? क्या पूछा है? 10% नियम किस अवधारणा से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को देखिए जल्दी और इसका उत्तर बताइए।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का प्रवाह। 10% नियम ऊर्जा का प्रवाह अवधारणा से संबंधित है। इसका व्याख्या, यह नियम पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा के प्रवाह को समझाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीवधारियों की क्रमिक निर्भरता को क्या कहते हैं? क्या पूछा है प्रश्न कि पारिस्थितिक तंत्र में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीवधारियों की क्रमिक निर्भरता को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को देखिए जल्दी से और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिक तंत्र में भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले जीवधारियों की क्रमिक निर्भरता को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। खाद्य श्रृंखला वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और निर्भरता क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। क्या बताया है कि खाद्य श्रृंखला वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी जो है भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं और यह निर्भरता क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को अतिव्याप्त करती है तो बनने वाली जटिल संरचना को क्या कहते हैं? जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को अतिव्याप्त करती है तो बनने वाली जटिल संरचना को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को देखिए और जल्दी इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्य जाल। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे को क्या करते हैं, अतिव्याप्त करते हैं, है ना, तो इससे एक जटिल संरचना बनता है। उस जटिल संरचना को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। इसका व्याख्या, कई खाद्य श्रृंखलाएं के आपस में जुड़ने से एक जटिल संरचना बनती है जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। क्या बताया है कि कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से क्या बनता है? एक जटिल संरचना बनती है ना, जिसे क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, दी गई खाद्य श्रृंखला में कौन सजीव प्राथमिक उपभोक्ता है? क्या पूछा है प्रश्न, दी गई खाद्य श्रृंखला में कौन सजीव प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे खाद्य श्रृंखला दिया है, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प और बाघ। तो इसका सही उत्तर आप लोग देख करके ऑप्शन को बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिड्डा। दी गई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? टिड्डा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इस खाद्य श्रृंखला में बने ऊपर जो खाद्य श्रृंखला दिया है उसमें घास उत्पादक है जिसे कौन खाता है? टिड्डा खाता है, इसलिए टिड्डा क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। अगला प्रश्न, 10% नियम के अनुसार शाकाहारी भोजन की तुलना में मांसाहारी भोजन से कम ऊर्जा क्यों मिलती है? 10% नियम के अनुसार शाकाहारी भोजन की तुलना में मांसाहारी भोजन से कम ऊर्जा क्यों प्राप्त होती है? ऐसा पूछा है प्रश्न। जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का क्षय हर पोषी स्तर पर होता है। ऊर्जा का क्षय हर पोषी स्तर पर होता है, इसलिए शाकाहारी भोजन की तुलना में मांसाहारी भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। इसका व्याख्या, शाकाहारी भोजन में ऊर्जा सीधे उत्पादकों से मिलती है जबकि मांसाहारी भोजन में ऊर्जा कई पोषी स्तरों जैसे पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी से होकर आती है, जिससे प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवधारी किस लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं? क्या पूछा प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवधारी किस लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को पढ़िए और इसका जल्दी उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन के लिए। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवधारी एक दूसरे के ऊपर भोजन के लिए क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। इसका व्याख्या, पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, दी गई खाद्य श्रृंखला में से कौन सजीव मांसाहारी है? खाद्य श्रृंखला क्या दिया है? घास, टिड्डा, मेढक, सर्प और बाघ। तो इस खाद्य श्रृंखला में क्या पूछा है? मांसाहारी कौन है, ऐसा पूछा है। तो इसको जल्दी से बताइए आप लोग देख करके।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक और सर्प। मेढक और सर्प जो है क्या है, मांसाहारी है। इसका व्याख्या, इस श्रृंखला में मैंने जो ऊपर जो श्रृंखला दिया था उसमें मेढक क्या है, टिड्डे को खाता है और सर्प जो है मेढक को खाता है, इसलिए मेढक और सर्प दोनों मांसाहारी हो गए। अगला प्रश्न, 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है? क्या पूछा है प्रश्न, 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को पढ़िए जल्दी से और इसको उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मा ऊर्जा, है ना। 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का क्षय जो है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होती है। इसका व्याख्या, ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से ऊष्मा के रूप में होता है। ऊर्जा का जो क्षय है मुख्य रूप से ऊष्मा के रूप में होता है, जो जीव के चयापचय गतिविधियों में उपयोगी होती है और वातावरण में चली जाती है। अगला प्रश्न, क्या पूछा है प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? जल्दी से ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। पारिस्थितिक तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका व्याख्या, पारिस्थितिक तंत्र को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। क्या बताया यहाँ पर कि पारिस्थितिक तंत्र को 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार नहीं है? क्या पूछा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से ऑप्शन देखकर इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, घास परितंत्र। घास परितंत्र स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के एक प्रकार है, जबकि स्वच्छ जल और ज्वारनदमुख और सागरीय जो है जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कौन से प्रकार आते हैं? क्या पूछा है प्रश्न, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कौन से प्रकार आते हैं? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से देखिए ऑप्शन को और इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर जल और प्रवाहित जल। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? स्थिर जल और प्रवाहित जल। इसका व्याख्या, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर जल और प्रवाहित जल में विभाजित किया गया है। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर जल और प्रवाहित जल में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार है? ऑप्शन दिया है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार है ना। बाकी जो सागरीय दिया है, ज्वार नदमुख और प्रवाहित जल, ये सब जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आएंगे। इसका व्याख्या, टुंड्रा बायोम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक प्रकार है, जबकि सागरीय, ज्वार नदमुख और प्रवाहित जल जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं।